फ्रेंड्स, मेरा ये वीडियो उन सभी छात्रों के लिए है जो भी सीए, सीएस, सीडब्ल्यू या ऐसा और भी कोई प्रोफेशनल एग्जाम देने वाले हैं और इस वीडियो के माध्यम से एक लाइफ चेंजिंग मैसेज आपको मिलने वाला है। तो यदि आप स्टूडेंट हैं तो आप कॉपी और पेन उठा लीजिए। अगर आप स्टूडेंट के पेरेंट्स हैं, ध्यान से देखिएगा इस वीडियो को आखिरी तक, बहुत बड़ी मदद आपको मिलेगी। और अगर आपके मित्रगण अगर इन किसी कोर्सेज में हैं तो भी आपको देखना जरूरी है और आखिरी तक देखिएगा ताकि आप उन्हें बता सकें कहां पर क्या गलती हो सकती है जो उनका जीवन बदल दे। मैं यहां जो भी कुछ आपसे बात करने वाला हूं वो पिछले मेरे 23 सालों के अनुभव के आधार पर है और इन 23 सालों में लाखों स्टूडेंट्स के साथ मैंने डील किया है और उसमें से हजारों लोग ये एग्जाम पास कर चुके हैं और जो लोग पास हुए हैं और जो फेल हुए हैं उन दोनों ही लोगों से मेरी चर्चाएं हो चुकी हैं और मैंने कहा लाखों बच्चे हैं। तो जो भी कुछ मैं शेयर करूंगा वो अनुभव के आधार पर है, कहीं सुनी बातें नहीं है। कृपया सारी चीजें नोट करते चलिए। इन सभी एग्जाम्स में एक चीज कॉमन है, एंट्री इजी, एग्जिट इज नॉट सो इजी। तो एलिमेंट्री लेवल पर, एंट्रेंस लेवल पर जो रिजल्ट आते हैं वो लगभग 30% के आसपास, इंटरमीडिएट लेवल पर यही रिजल्ट लगभग 20% हो जाते हैं और फाइनल पर पहुंचते पहुंचते ये रिजल्ट 10% रह जाते हैं। तो ऐसा क्यों होता है? जो बच्चे 12th स्टैंडर्ड में 85-90% मार्क्स लेकर आए हैं उनके साथ ऐसी क्या गलती हो जाती है कि वो इस एग्जाम को क्लियर नहीं कर पाते? 95% से ज्यादा वाले बच्चे भी यहां रुक जाते हैं। ऐसी कौन सी भयानक गलती होती है? तो इस वीडियो में मैं वो सारी गलतियां आपको बताने वाला हूं, प्लस इन्हें कैसे ठीक किया जाए वो भी बताऊंगा। अब जैसे हमने रिजल्ट के बारे में चर्चा की, 30%, 20%, 10%, ये एक एवरेज बता रहा हूं मैं, कम ज्यादा हो सकता है। फेलियर बड़ी कॉमन है। कुछ बच्चों से बात करिए तो वो बताएंगे, शायद वो जब एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो कहते साहब पहले अटेम्प्ट है मेरा। तो पहला अटेम्प्ट और दूसरा अटेम्प्ट क्या होता है? एग्जाम होता है और हर एग्जाम को पास होने के नजरिए से दिया जाता है। ये नजरिया ही गलत है कि ये मेरा पहला अटेम्प्ट है। और ये नजरिया आया कहां से? क्योंकि बार बार ये सुनते रहते हैं, फलाने ने 2 अटेम्प्ट दिए, फलाने ने 4 अटेम्प्ट दिए, उस व्यक्ति ने 6 अटेम्प्ट दिए, तब कहीं जाकर पास हुआ। तो एक एजम्पशन बन गया है कि जब तक 2, 3, 4, 5 अटेम्प्ट ना दे दिए जाएं तब तक एग्जाम पास नहीं होगा। और ये एजम्पशन 100% गलत है। जो बच्चे पास होते हैं वो पहले अटेम्प्ट पास होते हैं, जो नहीं होंगे आप ये मानकर चलिएगा कि हर अटेम्प्ट में उनके क्वालिटी ऑफ एफर्ट्स कम होती चली जाएगी और पास होने के चांसेस उनके और कम होते चले जाएंगे। तो जो भी मेहनत हो सकती है, सबसे पहली बार सबसे बेहतर मेहनत हो सकती है। और बाई चांस इस समय पर जब पूरा देश लॉकआउट में है, एक अभूतपूर्व मौका आपके हाथ में है। ये मौका ना कभी पहले आया था और ना ही भविष्य में कभी आएगा कि एग्जाम में इतना एक्सटेंशन होता चला जाए, इतने डिले होते चले जाए। ये आपको भविष्य में कभी भी देखने को नहीं मिलेगा। इस समय पूरा देश लॉकआउट में है, आपको भी कहीं नहीं जाना है, परिवार भी पूरा एक साथ है, आपके पास समय है केवल पढ़ाई करने का और कोई डिस्टर्बेंस आपके पास नहीं है। और अगर इस मौके का भी आप फायदा ना उठा पाए, इस समय भी अगर आप पास नहीं हो पाए, तो मैं तो सिर्फ इतना ही कहूंगा कि जब भगवान अकल बांट रहे थे तो शायद आप छलनी लेकर खड़े थे। अभी भी मौका है, समझ जाइए। मैं कुछ बातें बता रहा हूं, उन बातों को ध्यान रखिएगा। क्या होता है, जैसे ही व्यक्ति 12th स्टैंडर्ड पास होकर एंट्रेंस एग्जाम देता है और यहां आता है, सबसे पहले उसे क्या मिलता है? फ्रीडम। कोई क्लास अटेंड करने की जबरदस्ती नहीं है, कोई रेगुलर टाइम पर क्लास में जाने की जबरदस्ती नहीं है, कोई टेस्ट देना जरूरी नहीं है, वगैरह वगैरह, सारी फ्रीडम है। और फ्रीडम का होता है मिसयूज। अचानक वो स्कूल के डिसिप्लिन से बाहर आता है और यहां पर मिल जाती है सारी फ्रीडम और फ्रीडम का उपयोग करना उसे आता नहीं और परिणाम क्या होता है?
कब पढ़ना है, कब नहीं पढ़ना है, कितना पढ़ना है, कितना नहीं पढ़ना है, ये सब उसकी मर्जी पे हो जाता है। एक इमैच्योर माइंड टेकिंग डिसीजंस अबाउट विच ही इज नॉट कॉम्पिटेंट, परिणाम फेलियर। और यही जो फ्रीडम है, आगे यही चीज उसे तकलीफ देती चली जाती है, क्योंकि सेल्फ डिसिप्लिन मिसिंग है। सेल्फ डिसिप्लिन सीखा नहीं है या सिखाया नहीं गया, और बच्चे ने उस डिसिप्लिन को फॉलो नहीं किया, परिणाम इस स्वतंत्रता का दुरुपयोग। और ये जो दुरुपयोग है, यही पूरी जिंदगी बदल के रख देता है। यहां जो मैं आपको बताने वाला हूं, उन चीजों को ध्यान से सुनिएगा। लोग क्या क्या गलतियां करते, सबसे पहली गलती ये जो मैं बता रहा हूं वो है, यह है स्वतंत्रता का दुरुपयोग। यदि आपको स्वतंत्रता मिली है, सेल्फ स्टडी कोर्सेज हैं ये सारे, आप कब पढ़ेंगे, कैसे पढ़ेंगे, आपके ऊपर छोड़ दिया गया। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ जब एग्जाम आने लगे उसके 2 महीने पहले आप कॉपी किताबें उठा ले और किताबें खोल के पढ़ना शुरू कर दें। ये कोई यूनिवर्सिटी के एग्जाम तो नहीं है जहां पर आपने कुछ लिखा तो नंबर मिल ही जाएंगे, आपको पास कर ही दिया जाएगा। यहां पर जब तक आपका आंसर 100% परफेक्ट नहीं होगा, तब तक आपको कोई पासिंग मार्क्स देने वाला नहीं है। और क्यों दिए जाएं अगर आप कॉम्पिटेंट नहीं है तो, है ना? तो पहले आपको उतना डिसिप्लिन फॉलो करना पड़ेगा कि रोजाना नियम से आपको 3 से 4 घंटे रोज पढ़ना ही पढ़ना है। इस बात को भूल जाइए कि साहब अब स्वतंत्रता है, अब मेरी मर्जी में क्या पढ़ूंगा, कब पढ़ूंगा। नहीं, आपको सब पढ़ना है और रेगुलर पढ़ना है, ताकि अचानक एक बहुत बड़ा भारी बर्डन आपके ऊपर ना आए। और जैसा मैंने कहा कि आखिरी के 2 महीने पढ़ के तो ये एग्जाम किसी हालत में पास नहीं किए जा सकते। और बाई चांस अगर ये लोग पास हो भी गए तो ये लोग कैरियर में कितना स्ट्रगल करते हैं उसका अंदाजा भी मैं आपको बता सकता हूं। मैंने कितने ही प्रोफेशनल्स को नौकरी मांगते हुए, नौकरी ढूंढते हुए देखा है जिन्हें कोई नहीं पूछता। ये वही लोग हैं जिन्होंने अचानक पढ़ के एग्जाम पास कर तो लिया, लेकिन उनके पास नॉलेज नाम की चीज कुछ नहीं है। टैलेंट तो है ही नहीं, नॉलेज भी नहीं है। तो अगर ये गलती आप भी कर रहे हैं, अभी भी समय है, सुधर जाइए। रेगुलर कोर्स में पढ़ाई शुरू कर दीजिएगा। अब उसके बाद अगली चीज, जो भी इंस्टीट्यूट्स ने प्लानिंग की है एग्जाम्स के लिए, वो बहुत अच्छी प्लानिंग है। बहुत अच्छा समय आपको 2 एग्जाम्स के बीच में देते हैं और वो समय निर्धारित उस आधार पर किया जाता है कि इतना सिलेबस है, इसको पढ़ने में कितना समय लगेगा, उतना समय का गैप उसमें रख दिया जाता है। और यहीं पर फिर वापस आ जाती है आपके हाथ में स्वतंत्रता, और उस समय पर आपकी सारी कोशिश होती है कि सब इंटर और फाइनल के बीच में 3 साल का गैप है, 2 साल तो कर लो मस्ती, आखिरी साल में पढ़ लेंगे। आखिरी साल में भी आखिरी 6 महीने पहले आप किताबें उठाना पढ़ना शुरू करते हैं, और अब कोशिश होती है कि सब 6 महीने में 8-9 सब्जेक्ट पढ़ लें, तो किसी हालत में नहीं होते। और फिर होते हैं अटेम्प्ट नंबर 1, अटेम्प्ट नंबर 2, अटेम्प्ट नंबर 3। अरे जब आपका इंटरमीडिएट लेवल कंप्लीट हुआ है, आईपीसी से लेवल कंप्लीट हुआ है, उसके बाद रोजाना 2-3 घंटे क्यों नहीं पढ़ना शुरू कर देते? अगर आप रेगुलर कोर्स में पढ़ रहे हैं, मैं सिर्फ क्लास जाने की बात नहीं कर रहा हूं। क्लास जाना तो एक फॉर्मेलिटी है, इट इज अ वेस्टेज ऑफ टाइम। क्लास में कौन पढ़ा रहा है मुझे बहुत अच्छे से पता है, अभी वो भी मैं बात करने वाला हूं। तो क्लासेस जाने को पढ़ना नहीं कहते हैं, वहां तो आप सुनने जाते हैं, देखने जाते हैं। और बहुत सारे बच्चे तो क्लासेस में सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए जाते हैं कि साहब टीचर बहुत हंसाते हैं इसलिए जाना है उनकी क्लास में। जो टीचर सीरियस है आप उसकी क्लास में जाते ही नहीं है। जो आपको बहुत अच्छे से पढ़ाना चाहता है, जो आपकी प्रोग्रेस देखना चाहता है, जो आपको करियर बनते हुए देखना चाहता है, आप उसकी क्लास में जाते ही नहीं है। आप किसकी क्लास में जाते हैं? जो टीचर आपको ढेर सारे जोक सुना रहा है, ढेर सारे गाने सुना रहा है, ढेर सारे एंटरटेनमेंट कर रहा है, वो क्लास भरी पड़ी है। अरे आपका समय अभी एंटरटेनमेंट का नहीं है, एंटरटेनमेंट दुनिया में भरा पड़ा है। आपका डिजिटल एंटरटेनमेंट कम है क्या जिसके लिए आप क्लास में जा रहे हैं? और पूरी जिंदगी एंटरटेनमेंट के लिए, ये है समय कैरियर बनाने का। क्यों इसको एंटरटेनमेंट में बर्बाद कर दे रहे हैं? और टीचर्स का ऑब्जेक्टिव बहुत अलग है कि सब ज्यादा से ज्यादा बच्चे क्लास में हों तो उनके पास पैसा अच्छे से आ जाएगा, इसलिए वो आपको और ज्यादा एंटरटेन करेंगे। आपको पास कराने का ऑब्जेक्ट किसका है? टीचर का तो नहीं है, जो खासतौर पर एंटरटेनमेंट वाले टीचर है। और ये मैं ट्रेंड पिछले कई सालों से देख रहा हूं कि ज्यादा से ज्यादा टीचर क्लास में ज्यादा से ज्यादा बच्चों को एंटरटेन करने की कोशिश कर रहे हैं, पढ़ाना कम, एंटरटेनमेंट ज्यादा। तो अगर गलती से आप ऐसी क्लास में जा रहे हैं, आपका बच्चा ऐसी क्लास में जा रहा है, आपका दोस्त ऐसी क्लास में जा रहा है, उसे साफ मना कीजिए, मत करो ये गलती, जिंदगी भर पछताओगे।
आपको सीरियस टीचर्स की क्लास में ही जाना है, जो सीरियसली पढ़ते हैं और सीरियसली पढ़ाते हैं। वहां एंटरटेनमेंट नहीं मिलेगा, लेकिन कैरियर मिलेगा, लाइफ मिलेगी। और खासतौर पर जो बच्चे फ्रेशर्स टीचर बन जाते हैं, आज उन्होंने सीए पास किया, कल को पढ़ाना शुरू कर दिया, वो आपके दुश्मन है रियली, वो टीचर नहीं है। परफेक्ट टीचर होने के लिए जरूरी है 5-10 साल का एक्सपीरियंस इंडस्ट्री का, उस सब्जेक्ट का पर्टिकुलरली। अगर वो नहीं और वो व्यक्ति पढ़ाने खड़ा हो रहा है तो उसके पास कितना नॉलेज है और कितना ज्ञान है उसके पास, एग्जैक्टली उतना ही जितना उसने किताब में पढ़ा था और जो समझा था, और जो उसने समझा वो सही है या गलत वो कौन बताएगा। जो उसने समझा वो आपको देता चला जा रहा है, और जो उसने सीखा था उसमें से भी वो आधा देगा। उसने खुद ने आधा सीखा था, उस आधे में से आधा आपको देगा, उसमें से आधा आप करेंगे, और फिर उसके आधा आप एग्जाम की तैयारी करके आप एग्जाम देने जाएंगे। क्या होगा रिजल्ट? बहुत संभालने की चीज है, बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन है लाइफ का, कौन से टीचर्स के पास आपको जाना है। अगली चीज पर आते हैं, जब चॉइस होती है आपके पास कौन सी टीचर्स, कौन से ट्यूशन आपको करना है, कौन सा सब्जेक्ट आपको पढ़ना है, तो पहला क्वेश्चन तो यही आ जाता है, क्या ट्यूशन जरूरी है? तो मित्रों, मैं तो सिर्फ इतना ही कहूंगा, बगैर गुरु के ज्ञान नहीं मिलता। सिर्फ किताबों से अगर ज्ञान मिल रहा होता, गुरु नाम की कंसेप्ट दुनिया से हजारों साल पहले बंद हो गई होती। गुरु के सामने बैठना ही जरूरी है। किताबें सपोर्टिव है, पहले गुरु है, राइट? तो किताबों के भरोसे मत रहिएगा, किसी भी सब्जेक्ट पे टीचर के सामने जाकर बैठ जाइए। जो मैंने अभी तक पिछले 22-23 सालों में देखा है कि मैक्सिमम बच्चे सिर्फ प्रैक्टिकल सब्जेक्ट की कोचिंग करना चाहते हैं, ट्यूशन करना चाहते हैं। थ्योरी सब्जेक्ट वो चाहते खुद पढ़ लेंगे। लेकिन मित्रों, आपको एक बात बता दूं कि थ्योरी से प्रैक्टिकल बनते हैं, प्रैक्टिकल से थ्योरी नहीं बनती। अगर थ्योरी आपकी परफेक्ट है तो ही आप प्रैक्टिकल में अच्छे हो पाएंगे। प्रैक्टिकल में अच्छे हैं तो थ्योरी में अच्छे किसी हालत में नहीं हो सकते। और प्रैक्टिकल पेपर में जब स्कोरिंग के चांसेस ज्यादा है, लेकिन थ्योरी सब्जेक्ट में प्रैक्टिकल सब्जेक्ट मार्क्स स्कोरिंग का एश्योरेंस है। प्रैक्टिकल में हो सकता है 100 में से 100 नंबर मिल जाए, लेकिन थ्योरी एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें अगर आपने 80% लिखा है तो 70% मार्क्स मिलेंगे ही मिलेंगे, 50% लिखा है तो 40% मार्क्स मिलेंगे ही मिलेंगे। प्रैक्टिकल में ऐसा नहीं होगा, या तो मिलेंगे या नहीं मिलेंगे। तो आपको सारी तैयारी कहां पर करनी है? जितना समय आप प्रैक्टिकल पेपर को देते हैं उतना ही समय आपको थ्योरी पेपर को भी देना चाहिए। लेकिन होता यह है कि सब थ्योरी सब्जेक्ट तो आखिरी के लिए छोड़ दिए जाते हैं, और आखिरी में जैसे तैसे सब्जेक्ट को निपटाया जाता है। पहले स्टूडेंट सब्जेक्ट को निपटाते हैं और फिर बाद में एग्जाम में वही सब्जेक्ट स्टूडेंट को निपटाता है। इसको कहते हैं अटेम्प्ट नंबर 1, अटेम्प्ट नंबर 2, अटेम्प्ट नंबर 3। तो मित्रों, यहां मेरी सलाह मान लीजिए, सारे सब्जेक्ट को आपको इक्वल वेटेज देना है। वो थ्योरी है, प्रैक्टिकल है, उसका डिसीजन आप नहीं करेंगे। सभी सब्जेक्ट के ऊपर इक्वल वेटेज होना चाहिए। उसके बाद आगे आते हैं, जब आप पढ़ाई करते हैं तो पढ़ाई का मतलब आपने सिर्फ रीडिंग समझ लिया है। सारा समय सिर्फ पढ़ाई में लगा दीजिए, पढ़ते रहिए पढ़ते रहिए पढ़ते रहिए। भाई साहब, आपका एग्जाम राइटिंग में है, राइटिंग प्रैक्टिस कब करेंगे आप? एग्जाम में कोई आपका वाइवा नहीं ले रहा कि आपने कितनी देर पढ़ा था। कोई आपके घर से रिपोर्ट कार्ड नहीं ले रहा कि बच्चा कितने घंटे पढ़ रहा था तो आपको पास कर दिया जाए। जो कुछ आप नोटबुक में लिखेंगे, वहां आंसर शीट में लिखेंगे, नंबर उस पर मिलने वाले हैं। तो राइटिंग प्रैक्टिस कहां है आपकी? जितनी देर पढ़ते हैं कम से कम उसका 50% टाइम तो लिखिएगा। लिखने में आप लिखने ही नहीं चाहते। कम से कम 50% टाइम आपको लिखना है। और मैं तो मेरे स्टूडेंट को स्ट्रिक्टली गाइड करता हूं, जो लोग मेरी मेंटरशिप में होते हैं, कि रोजाना आपको कम से कम 20 पेज तो लिखना ही लिखना है। और अगर आप उस चीज के लिए तैयार नहीं है तो मेरी मेंटरशिप से बाहर हो जाइए। और अगर आप मेरी मेंटरशिप में हैं तो ये सब आपको फॉलो करना पड़ेगा, बट आई विल गिव यू एन एश्योरेंस ऑफ द रिजल्ट। मैं सारे फॉर्मूला यहां डिस्क्लोज करके रख दे रहा हूं। तो रोजाना आपको कम से कम 20 पेज लिखना ही लिखना है। थ्योरी प्रैक्टिकल बराबर पढ़ना ही पढ़ना है। हर सब्जेक्ट की कोचिंग जाना ही जाना है। फ्रेश टीचर्स को अवॉइड करना है। एक्सपीरियंस टीचर्स के सामने जाकर बैठना है। अब आता हूं बहुत मुद्दे की बात पर। आपका एग्जाम पेपर, आपका सजेस्टेड आंसर, सब कुछ स्टडी मटेरियल पर बनने वाला है जो कि इंस्टीट्यूट ने आपको दे रखा है।
और होता यह है कि जब आप किसी कोचिंग क्लास में चले जाते हैं तो कोचिंग क्लास से आपको नोट्स दिए जाते हैं और बार बार आपको विश्वास दिलाया जाता है कि सब हमारे नोट्स इंस्टीट्यूट के मटेरियल से बेहतर हैं, इसके अलावा आपको कुछ नहीं पढ़ना है। और एग्जाम में तकलीफ किसको होनी है? इंस्टीट्यूट को नहीं होनी है, टीचर को नहीं होनी है, तकलीफ किसको होनी है? आपको होनी है। पेपर कहां से बन रहा है? स्टडी मटेरियल से। सजेस्टेड आंसर कहां से बन रहा है? स्टडी मटेरियल से। और आप उसको छोड़कर कुछ और चीजों पर भरोसा करते हैं, बहुत बड़ी गलती है, मत करिए। और उससे बड़ी ब्लंडर तो हो जाता है जब आप बाजार से छोटी छोटी किताबें खरीद के लाते हैं सब्जेक्ट की। एक सब्जेक्ट 150 पेज 200 पेज की किताब खत्म, इंस्टीट्यूट ने उसके लिए 1000 पेज का मॉड्यूल दे रखा है। क्या आपको लगता है कि इंस्टीट्यूट में नासमझ लोग बैठे हैं जो 1000 पेज का मटेरियल बना रखा है, और बाजार में जो मटेरियल मिल रहा है 150-200 पेज का, वो बेहतर है? कौन सब्जेक्ट को बेहतर जानता है? कौन करियर को बेहतर जानता है? इंस्टीट्यूट बेहतर जानता है या सो कॉल्ड ऑथर जो कॉपी मास्टर, कहीं से उसने कॉपी पेस्ट करके 150-200 पेज उसने छाप के आपको दे दिए कि ये पढ़ लो, पास हो जाओगे। पास हो भी गए, दर दर भटकते रहोगे, कैरियर नहीं बनेगा। मेरी सारी बातों को ध्यान से सुन लीजिएगा। मैंने सबसे पहले आपसे कहा कि पासिंग परसेंटेज क्या होते हैं। एंट्री लेवल पर 30, देन 20, देन 10, दैट इज अप्रोक्सीमेट परसेंटेज। हर सब्जेक्ट को इक्वल वेटेज देना ही देना है, थ्योरी भी प्रैक्टिकल भी। अगर अभी भी आपने कोई थ्योरी सब्जेक्ट छोड़ रखे, अभी एग्जाम आने को शायद 2 महीने लगेंगे और भी ज्यादा समय लग सकता है। अगर थ्योरी सब्जेक्ट छोड़ रखे अभी भी उठा लीजिएगा, मत छोड़िए उन्हें बात के लिए। प्रैक्टिकल सब्जेक्ट उठाइए, पढ़िए। जितना समय आप पढ़ाई में लगाते हैं कम से कम उसका 50% टाइम आपको राइटिंग में देना ही देना है। एग्जाम राइटिंग में होता है, वाइवा नहीं है। पढ़ने से कुछ नहीं होता, लिखने से होने वाला है जो कुछ होना है। राइटिंग एक स्किल है, जितनी बार आप लिखेंगे उतनी बार इंप्रूव होगा। मैंने हजारों बच्चों से पूछा, उन्होंने कहा साहब हाँ एक बार हमने टेस्ट पेपर लिखा था एग्जाम के पहले। क्यों साहब? अगर आप एग्जाम को ओलंपिक मान लें तो क्या एक बार प्रैक्टिस करके आप ओलंपिक में अपीयर हो जाएंगे? कितना समय लगाना पड़ता है प्रैक्टिस के लिए? कितनी बार आप रिवीजन कर रहे होते हैं? और जो आपका स्टडी प्लान है उसमें सिर्फ रीडिंग प्लान है, रिवीजन प्लान तो है ही नहीं। और रिवीजन प्लान अगर है भी तो जब जो आपका रिवीजन प्लान है 100% गलत प्लान है। आप एक सब्जेक्ट उठाते हैं, शुरू से लेकर आखिरी तक पढ़ते जाते हैं और फिर जब आप आखिरी चैप्टर पर आते हैं तो आपको तो पता भी नहीं होता पहले चैप्टर में था क्या। उस पूरे सब्जेक्ट को छोड़ दीजिए, एक चैप्टर को उठा के देख लीजिए, यही हाल है आपका। पहला चैप्टर आपने पूरा पढ़ डालिए शुरू से लेकर आखिरी तक, आपको पता ही नहीं होगा पहले पेज पर क्या था उस चैप्टर में। तरीका गलत है, सही तरीका समझिए। एक बार में 4-5 पेज से ज्यादा नहीं पढ़ना है। वो 5 पेज कम से कम 3 बार आपको पढ़ना है, कम से कम 3 बार। मैं तो कहता हूं 6 दफे पढ़ना चाहिए। उसके बाद उन्हें लिखिए, समराइज कीजिए, फिर समरी को 2-3 बार पढ़िए, फिर आगे जाना है। समय बहुत सारा लगेगा लेकिन इसमें जो आपने एक बार सीख लिया वो आजीवन हो जाएगा। बजाय इसके कि पूरा सब्जेक्ट पढ़ ले फिर आपको पता लगे कि अरे कुछ भी याद ही नहीं है, तो उसका पढ़ने का मतलब क्या? इट इज अ वेस्टेज ऑफ योर टाइम, इजंट इट? तो इससे तो अच्छा है कि धीरे धीरे आगे बढ़ा जाए। अभी भी जो तरीका बता रहा हूं उससे भी आपके 2 महीने में काफी सारे सब्जेक्ट्स खत्म हो सकते हैं। सिस्टमेटिकली करिएगा, आगे बढ़ना सिंपल है, पास होना सिंपल है। जो लोग पास नहीं होते उसके लिए ना इंस्टीट्यूट जिम्मेदार है ना कोई और जिम्मेदार है, स्टूडेंट खुद जिम्मेदार है, क्योंकि उसने सारे ऑप्शन गलत ले रखे हैं। जिन सब्जेक्ट्स पे मेहनत कर रहा है वो गलत मेहनत कर रहा है। उसने थ्योरी सब्जेक्ट छोड़ रखे हैं, या थ्योरी पसंद है तो प्रैक्टिकल छोड़ रखे हैं। आधे सब्जेक्ट की कोचिंग कर रखी है, आधे सब्जेक्ट की कोचिंग नहीं करी भी है तो गलत जगह जाके कोचिंग कर रखी है, गलत मटेरियल उठा के प्रेफर कर रहे हैं। नहीं, मैंने आपको सारे रास्ते बता दिए। अगर अभी इन चीजों को आप समझ लें, मेरा प्रॉमिस है कि आपको जिंदगी में कभी भी किसी भी प्रोफेशनल एग्जाम में दोबारा अपीयर नहीं होना पड़ेगा। मेरा प्रॉमिस है आपको। और अगर इसमें कोई समस्या है मुझे ईमेल करिएगा। थैंक यू वेरी मच।